बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट लेते हैं जी। अब गवर्नमेंट ग्रांट, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ एसेट, रिलेटिंग टू एसेट। ठीक है जी, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, इसी तरह रिफंड की भी। I have on 1st January 2017, a machine was purchased for rupees 2 million, and on the same date government grant was received 1 million, यानी 50% अमाउंट जो है हमें मिल गई। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट जो है दैट इज 5 years। रिपोर्टिंग डेट 30th June। अच्छा, ऑन 1st July 18 grant was refunded in full। ये ले जी, इस एग्जांपल को हम जरा दोनों मेथड से करते हैं, ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रॉस मेथड। आपको 1st जनवरी 2017 को आपने मशीन खरीदी पहले 2 million रुपीस की। तो 1st जनवरी 2017 को आप एंट्री पास करोगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट विद 2 million। इसको 2000 कर देते हैं। ऑल द अमाउंट आर इन रुपीस 1000। अच्छा, इसी डेट को फिर आपको ग्रांट भी मिल रही है और ग्रांट है 1 million रुपीस की। तो इसकी क्या एंट्री पास करोगे गवर्नमेंट ग्रांट की? कैश डेबिट। सर कैश डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। और डेफर्ड इनकम क्रेडिट, चूंकि ग्रॉस मेथड है 2000, सॉरी 1000, 1 million। अच्छा जी, अब ईयर एंड है हमारा 30th जून को। तो 30th जून को आफ्टर 6 मंथ, यानी 6 मंथ के बाद ये हमारा ईयर एंड हो रहा है पहले साल। तो मशीन 2 million की है, यूजफुल लाइफ 5 year। तो जब साल खत्म होगा 30th जून 2017 पहला साल, हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन निकलेगी 2000 का एसेट है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 5 years। ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई विच इज 400। लेकिन मैंने 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लेनी है, मल्टीप्लाई 6 by 12 विच इज 200। ये डेप्रिसिएशन आ गई। सो साल के एंड पे इट इज रीजनेबली सर्टेन कि जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है, तो गवर्नमेंट ग्रांट को हम एमोर्टाइज करेंगे और डेफर्ड इनकम डेबिट हो जाएगी। और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और अमाउंट आएगी 50%, 100। वैसे भी अगर कैलकुलेट करें जी, पीपीई में क्रेडिट नहीं होगा? पीपीई क्यों क्रेडिट होगा, कहां पे? सर ये डेफर्ड इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस की जगह। यहां पे पीपीई कहां से आ गया बीच में?
ठीक है ये तो सर। गवर्नमेंट ग्रांट अमोर्टाइज कर रहा हूँ यार। ठीक है सर। ठीक है, ये पहला साल खत्म हुआ। अब जरा इसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, एंट्रीज हम कंटिन्यू करेंगे। यहां से मैं एक्सट्रैक्ट बना लेता हूं एसओसीआई का, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसओसीआई। तो ये ऐसा बनाएंगे एक ही में सारा आ जाए। तो 30 जून 2017 की मैं पहले बात कर लेता हूं। तो यहां कौन कौन सी चीज आएगी जी आपकी एसओसीआई में? सर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जी ग्रेट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक अमाउंट आएगी, दैट इज 200,000। डेफर्ड इनकम, और डेफर्ड इनकम जो है, जो एमोर्टाइजेशन हुई है, एमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट 100। अब चूंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसको मैं माइनस में लिख देता हूं और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम बन जाएगी या अदर इनकम में चली जाएगी 100,000। ठीक है जी, ये एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट आ गया पहले साल का। अब इसके बाद हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रुपीज इन 1000, June 2017 जी। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्या वैल्यू आएगी बताइए कैलकुलेट करके। 1800, 1800 या 1600? 1800 ठीक है, बिल्कुल सही है। 200 है ना डेप्रिसिएशन, यानी 2000 माइनस 200 इज 1800। देन फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में जो मैं गवर्नमेंट ग्रांट लिखता हूं और करंट लाइबिलिटी में, तो बताइए करंट लाइबिलिटी में गवर्नमेंट ग्रांट कितनी आएगी और नॉन करंट में कितनी आएगी? सर करंट में 200 आएगी। 200 बिल्कुल ठीक है। फिर नॉन करंट में? सर करंट में ठीक है सर 200। 200 आएगी ना, और नॉन करंट में 700। देखो ये कैसे आई। टोटल ग्रांट मिली आपको 1 मिलियन यानी 1000। अगर थाउजेंड्स में बात करूं, 100 में से 100 एमोर्टाइज हो चुका हुआ है 6 मंथ में, बाकी 900 रह गया। 900 में से 200 अगले साल एमोर्टाइज होगा फुल ईयर का, तो ऑब्वियसली बाकी 700 जो है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। ये एक्सट्रैक्ट आ जाता है 2017 का। अच्छा जी, अब आ जाए 30 जून 2018। अब यकीनन यही दो एंट्रीज रिपीट करूंगा। डेप्रिसिएशन पहले रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये बताइए कितनी अमाउंट बनेगी डेप्रिसिएशन की? 400, 400, क्योंकि अब ये फुल ईयर है इसलिए 400 की आपने डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज कर दी। और साथ ही अमोर्टाइजेशन करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट की, डेफर्ड इनकम की। तो डेफर्ड इनकम डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, हाउ मच अमाउंट? 200। 200। ठीक है जी। अब अमोर्टाइजेशन जब हम करते हैं, तो जब एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, तो हमारी उस वक्त जो कंडीशन है फुलफिलमेंट ऑफ द, जो कंडीशन अटैच विद दिस एग्रीमेंट, वो हम अज्यूम करते हैं कि फुलफिल हो रही है। तो लिहाजा अब अगर हम देखें तो 30 जून 2018 को डेप्रिसिएशन जो आएगी ग्रॉस मेथड में, दैट इज 400, ये फुल ईयर की। और अमोर्टाइजेशन जो होगी गवर्नमेंट ग्रांट की फुल ईयर की, वो 200। इसी तरह 30 जून 2018 में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अब कितना आएगा जी? 1400, 1400, क्योंकि मजीद 400 डेप्रिसिएट हो गया। और अब करंट और नॉन करंट में कितनी अमाउंट आएगी ग्रांट की? सर करंट में सर 100, करंट में 200, नॉन करंट में 500। 500। ये तो 200 ही रहेगी क्योंकि हर साल 200 है, और ये 500 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये डेट में सितंबर कर देता हूं।
1 सितंबर 2018 अगला अकाउंटिंग ईयर आ गया। अब देखें ग्रांट जो है वो आपने रिफंड कर दी फुल। कितनी ग्रांट मिली थी? 1 मिलियन, वो रिफंड करेंगे। देखें रिफंड करने से पहले देखें हमारी लाइबिलिटी कितनी स्टैंड कर रही है, 700, 500 प्लस 200, 700 की लाइबिलिटी है, लेकिन हम रिफंड कर रहे हैं पूरा 1000। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो जाएगी। तो इसकी एंट्री ये बनेगी कि डेफर्ड इनकम सारी डेबिट करूंगा, जितना बैलेंस है विच इज 700, लेकिन पेमेंट में चूंकि 1000 कर रहा हूं तो 300 की अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगी। वो अमाउंट जो पहले क्रेडिट हुई थी असल में अब वो डेबिट हो गई 100, और क्रेडिट करेंगे हम कैश 800। $300 और 1000 पूरी की पूरी रिफंड कर दी। ओके, अब साल खत्म होगा मेरा 30 जून 2019 को। अब 30 जून 19 को कोई एंट्री पास होगी? सर डेप्रिसिएशन। यस सर, डेप्रिसिएशन। अब देखो ये नहीं ग्रांट वापस की है, एसेट तो हमारे पास ही है ना, वो प्रॉपर्ली डेप्रिसिएट होगा। अब आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और वो उसी तरह से होगी डेप्रिसिएशन 400। ठीक है जी। अब यहां पर 30 जून 2019 को प्रॉफिट एंड लॉस में एक तो डेप्रिसिएशन आएगी 400, और सेकेंडली यहां पर एक लाइन हेड और मैं लिख देता हूं, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, रिफंड 1000 कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेंस में चार्ज कर रहा हूं रिफंड के अगेंस्ट वो 300 है। ये असल में अगर गौर से देखो तो 100 इनकम आपकी 2017 में थी, 200 इनकम 2018 में थी, और उसी को रिवर्स कर दिया आपने 2019 में। दिस इज बेसिकली रिवर्सल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट जो आपने रिकॉर्ड की हुई थी। अब जेकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो 1400 से कम होकर 1000 पे आ जाएगी 1 मिलियन पर, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट दोनों जीरो होंगी, ये शो ही नहीं होंगी यानी 2019 के अकाउंट्स में। ठीक हो गया? दिस इज द ग्रॉस मेथड। एनी क्वेश्चन इन इट? ओके, यस सर। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को जरा नेट मेथड से करते हैं हम, और नेट मेथड की एंट्रीज में यहां लाता हूं नेट मेथड, और डिस्क्लोजर इसका नीचे बना लेंगे हम एक्सट्रैक्ट वगैरह। अच्छा, इसमें जरा केयरफुली देखना है नेट मेथड जी। 1 जनवरी 2017 को आपने एसेट खरीदा, क्या एंट्री पास करोगे? सेम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 2 मिलियन। इसके बाद इसी डेट को मुझे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई, और चूंकि नेट मेथड है तो बताइए अब क्या एंट्री पास करूं? कैश तो होगा डेबिट, पीपी क्रेडिट। क्रेडिट किसे करूं? पीपीई को। इट शैल बी क्रेडिटेड टू द या डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, उसी एसेट की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरी बुक में 2 मिलियन का नहीं है, 1 मिलियन का है नेट मेथड के थ्रू। अब 30 जून 2017 को जब मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा, नाउ द डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन 2 मिलियन, बल्कि रादर इट शैल बी रिकॉर्डेड ऑन 1 मिलियन। तो इसका अगर कैलकुलेशन देखें तो 1 मिलियन चूंकि मेरा एसेट आ रहा है डिवाइडेड बाय 5, पूरे साल की डेप्रिसिएशन 200 बनती है, लेकिन इसमें 6 मंथ बन रहे हैं तो 6/2 100 की मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी। नाउ दैट इज एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब इसका जरा एक्सट्रैक्ट्स की तरफ आते हैं नेट मेथड में। SOCI रुपीस इन 1000 30 जून 2017। तो बताइए यहां कौन कौन सी अमाउंट आएंगी?
सर सिर्फ डेप्रिसिएशन। यस, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट बनेगी जो अभी हमने कैलकुलेट की, दैट इज 100। और इसी तरह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। रुपीज इन 1000, 30th June 2017 जी। तो नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्या वैल्यू आएगी अब? 900। 1000 सर। 900, बिल्कुल ठीक है जी, 900। और इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट हमारी शो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो नेट ऑफ हो चुकी है और वो खत्म हो गई। ओके जी, अब आइएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फिर अगेन एक ही एंट्री होगी और वो एंट्री डेप्रिसिएशन की है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन अब चूंकि फुल ईयर है और फुल ईयर की डेप्रिसिएशन ये आपने कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 200,000। ओनली वन एंट्री शैल बी पास्ड। ओके, अब इसमें 30th June 2018 में जो एसओसीआई में ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी 200,000 की, और 30th June 2018 को मेरा जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी होगी जी, आप बोलिए? 700। 700। ठीक हो गया यहां तक? अब आखिरी साल जरा ध्यान से देखिएगा, जब रिफंड हो रहा है, जब मैं रिफंड कर रहा हूं तो मैं कितनी अमाउंट रिफंड करूंगा? 1 मिलियन। अब इसकी कैलकुलेशन जरा अंडरस्टैंड करनी है। देखो, मैं एंट्री में बेसिकली जिस वक्त भी आप वापस करोगे तो एसेट को आपने इंक्रीज करना है, दोबारा उस वैल्यू पर लाना है, ग्रॉस वैल्यू पर। तो जितनी वैल्यू अब आपकी बनती है उससे मैं इसको इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो मुझे कैसे इंक्रीज करना है? देखो, पीपीई जो है असल में 2 मिलियन कॉस्ट थी और आपने बुक्स में कितनी रिकॉर्ड की हुई है? 1 मिलियन। तो जब मैं रिफंड करूंगा तो 1 मिलियन से मैं डेबिट कर दूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, 1 मिलियन से, यानी दोबारा इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे ले आना है, राइट। उसके बाद जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी कम रिकॉर्ड हुई है उसको मजीद रिकॉर्ड कर दो। देखो, जो क्योंकि 1/2 किया था ना आपने, 2 मिलियन का एसेट था और 1 मिलियन की ग्रांट है, इसका मतलब है कि ग्रॉस मेथड में जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रही है और जो नेट मेथड में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रही है वो 1/2 है। तो अगर मैं ये कहूं कि हमारी डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेटेड है वो 300 है, तो 300 रिकॉर्ड हो चुकी है, 300 और रिकॉर्ड करूंगा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं क्रेडिट कर देता हूं। ये मैं एंट्री आपको एक एक एंट्री साथ साथ लिख के बता रहा हूं, 300। अब जब मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा तो यहां पर मैं रिवर्सल करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूंगा, और जो मुझे रिफंड है वो कैश को क्रेडिट कर दूंगा 1000 से। दिस एंट्री शैल बी पास्ड। यानी जब भी आप रिफंड करोगे तो फिर ऑब्वियसली आपका एसेट ग्रॉस अप हो जाएगा। अब ग्रॉस अप करेंगे तो अब देखें कितनी वैल्यू बन रही है 30th June 2019 को। अब जो डेप्रिसिएशन आप, अच्छा इस साल की अब डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर लो। 30th June 2019 को जब मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा, अब चूंकि एसेट ग्रॉस अप हो चुका है, अब मैं फुल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा बिल्कुल उसी तरह 400। ये 400 की डेप्रिसिएशन आई। अब डेप्रिसिएशन ये 400 यहां पर आ गया, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहां लिखूंगा रिवर्सल या रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। जब मैं गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कर रहा हूं उसके अगेंस्ट 300 का मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ये 300 यहां पर आ गया। अब अगर ओवरऑल जरा कंपैरिजन करें ग्रॉस और नेट मेथड में,
ग्रॉस मेथड में 200 का एक्सपेंस था, 100 की इनकम है। अगर मैं इसको नेट ऑफ करता हूं तो 100 का एक्सपेंस बनता है जो यहां नजर आ रहा है। सेम इसी तरह 2018 में 400 माइनस 200, तो माइनस 200 बन रहा है, ये माइनस 200 के इक्वल है। 2019 में इवन देखें तो 400 ये भी माइनस, ये 300 भी माइनस, यहां पर भी सेम वही अमाउंट्स आ रही हैं। इसी तरह ग्रॉस मेथड में जब यहां पर आऊंगा 30 जून 2019, अब देखें एसेट कितनी वैल्यू का बन गया। अगर मैं इसको लेके चलूं, देखो 700 की वैल्यू थी, ये दो एंट्रीज है हमारी इस साल की। 700 में ये पीपीई प्लस हुआ 1000, 1700 हो गया, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300 लेस की और 400 लेस की, तो ये एग्जैक्टली 1000 के इक्वल आ रहा है। ये अब आप देखो तो यहां पर आपका जो पीपीई है वो कितना बनता है 1800, और ग्रांट है 900। 1800 में से 900 लेस करें तो 900, यहां पर 1400, और 5 और 2 7, 1400 में से लेस करें 700, और यहां पर ये 1000 और 1000 इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि अब ये रिफंड हो चुकी है, अब एसेट दोबारा अपने ओरिजिनल वैल्यू पर आ चुका है। ठीक है जी, ये हमारा दोनों डिफरेंस है ग्रॉस और नेट मेथड में। सो एनी क्वेश्चन अगर पूछना हो इसमें से? सर ये जो सितंबर में रिफंड वाली एंट्री हुई है सर, ये दोबारा बता देंगे? ये दोबारा मैं बता देता हूं। देखें, इसमें जब भी रिफंड होनी है ना नेट मेथड में, तो पहला स्टेप तो ये करना है कि आपने कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो रीइंस्टेट करनी है। कॉस्ट ऑफ एसेट रीइंस्टेट, ये मैं अब साथ साथ यहां लिख रहा हूं और आपको समझा रहा हूं आप लोगों को। रीइंस्टेट का मतलब क्या है कि उसको ग्रॉस वैल्यू पर लेकर आना है। आप बुक्स में देखो, ये सारे बुक्स हैं यहां तक और से देखेगा पीपीई कितनी वैल्यू पर है। देखो ये डेबिट है 2000 और ये 1000 क्रेडिट है। इसका मतलब पीपीई मेरी 1000 पे रिकॉर्ड हुआ है इस बुक्स में, जबकि मेरा पीपीई है कितना 2000, 2 मिलियन। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं उसको 1 मिलियन से रीइंस्टेट करूंगा, इंक्रीज करूंगा। ये 1 मिलियन से मैंने इंक्रीज किया। ठीक है जी, अब ये पॉइंट समझ में आया? ये पहला हिस्सा ओके हो गया? यस सर। Number 2, accumulated depreciation shall also be reinstated. यानी मीन कि जितनी accumulated depreciation आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की नेट मेथड में, उसको भी दोबारा से रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो मैंने डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड रिकॉर्ड की, ये 100 की, जबकि 200 होनी चाहिए थी ग्रॉस मेथड में। यहां पर 200 है तो 200 की बजाय 400 होनी चाहिए थी। अगर आप देखो तो मैं 300 के रिकॉर्ड कर चुका हूं, होनी कितनी चाहिए थी? शाबाश, 300 की रिकॉर्ड कर चुका हूं, होनी कितनी चाहिए थी? 600। इसका मतलब मैं 300 मजीद रिकॉर्ड करूंगा। ये 300 की डेप्रिसिएशन को भी मैंने रीइंस्टेट कर दिया। अच्छा, अब देखो इसके अगेंस्ट, ये जो रीइंस्टेटमेंट कर रहे हो इसके अगेंस्ट जो डेबिट इफेक्ट है, चूंकि रीइंस्टेट करोगे तो ये क्रेडिट इफेक्ट होगा। इसका जो डेबिट इफेक्ट है वो क्या होगा? एक्सपेंस, यानी जो रिफंड है वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो आपको नजर आ रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस। और जो ये जो सर, तो उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं लिख सकते? नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो फिर पिछले साल का भी है ना, इसलिए हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं। सर, एक्सपेंसेस में हमने उसको ट्रेनिंग कॉस्ट में लिखा था जी, और इधर आप पी एंड एल लिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखें, डेप्रिसिएशन में बेसिकली होता यह है कि इसके ये IAS 16 में फॉल करता है, तो हमने IAS 16 के रूल्स को भी माइंड में रखना है। जबकि वहां पर आपकी बात करूं ट्रेनिंग कॉस्ट, वो सिंपल एक्सपेंस है, तो इसलिए उसको मर्ज कर सकते हैं वहां पे, मगर यहाँ IAS 16 के रूल्स को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह जब एसेट कॉस्ट ऑफ एसेट को रीइंस्टेट करोगे तो कॉस्ट ऑफ एसेट रीइंस्टेट होता है तो डेबिट होता है, तो और ये जो रीइंस्टेटमेंट अमाउंट है यही आप वापस कर रहे हो। असल में ये उतनी अमाउंट से रीइंस्टेट होता है जितनी ग्रांट मिली थी, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो वो ही कैश हमने क्रेडिट कर दिया। तो इस पॉइंट ऑफ से हम ये एंट्री करते हैं। सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो, यानी इंस्टेड के कंबाइंड एंट्री आप ये दोनों एंट्रीज भी कर सकते हो सेपरेट, यानी एसेट डेबिट, पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट। यानी ये जो एंट्री आपने की थी ना जब कैश रिसीव किया था, अब रिवर्स कर रहे हो तो पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट।
ठीक है, और फिर जितनी डेप्रिसिएशन आपकी कम रिकॉर्ड हुई थी वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दो। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। सर नॉन करंट एसेट का बता दे 2019 में। क्या बता दूं? नहीं, आपकी बात कटी है, नहीं समझ आ रही। सर 2019 में जो आपने पीपी की वैल्यू ली है एसओएफपी में वो बता दे। ये वैल्यू जो ली है, ओके, इस वैल्यू का सिंपल तरीका ये है कि ये देखो, ये लेजर खोल लो पीपीई का, कितनी वैल्यू आ रही है 700, ये नेट बुक वैल्यू पर। ठीक हो गया जी, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 19 का। अब ये ट्रांजैक्शन है, यहां से ये पीपीई डेबिट हो रहा है 1000 से, ये मैंने डेबिट किया 1000 से, फिर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुई, ये क्रेडिट कर दी क्योंकि ये एनपीवी भी बन रहा है, नेट बुक वैल्यू पर। ठीक है, और फिर आपका ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400 क्रेडिट हुई, ये क्रेडिट बन गया। अब 1700 माइनस 700 इज इक्वल टू 1000, और ये एग्जैक्टली इक्वल होगा ग्रॉस मेथड के, ग्रॉस वैल्यू का। आप ये आइडिया ज़हन में रखिए, जिस वक्त भी रिफंड होती है तो जो अब कैरिंग अमाउंट है ये बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जैसे हिस्टोरिकल है, यानी इसके अंदर कोई दूसरी चीज नहीं आएगी, हिस्टोरिकल वैल्यू पे इसको आप कन्वर्ट कर दोगे। ठीक हो गया जी। अब जरा बुक ओपन कीजिएगा, अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर निकालिएगा 416। ठीक है, एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल आए, इसमें डिस्कशन मोड में भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे आपको नजर आ रहा है यहां पर इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 416। ओपन कर लो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, ओपन कर लो। स्टार्ट करें जी। यस सर। ओके, अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, वो लिखते हैं डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट एंटिटीज अकॉर्डिंग टू IAS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब देखो, इसमें पहला केस है, इसको डिस्कस करना है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो केसेस दिए, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। The government makes a grant to an entity which is planning to develop a teaching software for children with learning difficulties. The purpose of the grant is to help the entity to meet its general financing requirement of the initial phase. There are no further conditions attached to the grant. ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इसमें पहली चीज तो बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है कि एक टीचिंग सॉफ्टवेयर के लिए, जो कि वो बच्चों को सिखाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसकी जो प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। ठीक है, अच्छा, अब जो ग्रांट है उसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिया कि इनिशियल फेज पे जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट फेज पे, उसके लिए ये ग्रांट दे रही है। और अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देयर आर नो फर्दर कंडीशन अटैच टू द ग्रांट। अब यहां पर जो ग्रांट की वैल्यू आ रही है वो पास्ट से रिलेट करती है, यानी कंडीशन पास्ट की है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, और जब कंडीशन फुलफिल हो जाए ग्रांट फौरन रिकग्नाइज होती है। यहां जो ग्रांट रिसीव होगी वो डायरेक्टली आप अदर इनकम में ले जाओगे। ठीक है, इसकी अब रीजन आप इस तरह लिखोगे, इसको मैं अपनी वर्डिंग में जो है वो लिखवा रहा हूं, अगर आप कॉपी ओपन कर लो तो आप बिकम्स इजियर फॉर यू। मैं जरा डिफरेंट वर्डिंग लिखवाऊंगा, बुक वाली नहीं, जरा थोड़ी सी डिफरेंट होगी ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लो। इसको लिखो, इस केस को हम लिखेंगे कैसे, लिखिएगा। द गवर्नमेंट ग्रांट received by the company is for immediate financial
support and there are no conditions attached to it. बल्कि फ्यूचर का वर्ड भी लिख लीजिएगा, देयर आर नो फ्यूचर कंडीशंस अटैच टू इट. Therefore, the government grant shall be recognized in profit and loss account as other income on the date of receipt. On the date of receipt. ठीक है जी. और इसके बाद लिखें फुल स्टॉप के बाद, द डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट must be in clear and understandable way. एक्चुअली इसके डिस्क्लोजर में सारे फैक्ट बताने होते हैं हमने कि ये ग्रांट क्यों मिली, इसकी कंडीशंस क्या हैं, वो कितनी अमाउंट आपको मिली, ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोजर में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखनी होती हैं. जी ओके हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. ओके. अच्छा, अब केस नंबर बी की तरफ आइएगा. पहले इसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम लिखने की तरफ जाएंगे. जी वो लिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सेट अप अ प्लांट इन एन एरिया ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट. A government grant of rupees 4 million is received with a condition that grant is repayable in full if the number of its employees fell below 100 at any time during the next 4 years. यानी ये बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है कि गवर्नमेंट 4 मिलियन ग्रांट दे रही है, लेकिन वो ये कह रही है कि ये सारी रिफंड हम वापस ले लेंगे अगर किसी भी जगह पर आपके 100 से एम्प्लॉइज कम हुए इन नेक्स्ट 4 years. ठीक है, ये कंडीशन अटैच है और इसके साथ फ्यूचर कंडीशन अटैच है और ये रिफंड भी होगी. जो पहली हमने डिस्कशन की उसमें कंडीशन ऑलरेडी मेट हो चुकी है, इसलिए वहां पर रिफंड का कॉन्सेप्ट नहीं आता. ठीक है, आगे आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. इट इज हाईली प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कंप्लाई द कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट. ठीक है, अब यहां पर वो लिख रहा है जी कि ये हाईली प्रोबेबल है कि एंटिटी जो है ये इस कंडीशन को जो ग्रांट के साथ अटैच है वो इजीली फुलफिल कर लेगी. यानी 4 साल तक उसके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो 100 से कम नहीं होंगे. ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ग्रांट को हमें रिकग्नाइज करना है, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए जरा लिखिएगा वर्डिंग. जी लिखें जी, इन द अबव केस a future condition is attached आज अपना ऑफ करें, माइक ऑफ करें.
जी मैंने क्या बोला बोलिए, क्या कोई एक स्टूडेंट? A future condition is attached. In the above case of future condition is attached. That the company should maintain a minimum of 100 employees in the next 4 years. ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखे at the year end there is reasonable certainty about the fulfillment of condition. Therefore, the government grant shall be recognized as deferred income on the date of receipt and shall be amortized over a 4 years period. देखिए इसमें जनरल क्वेश्चन आपने जनरल आंसर देना होता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि स्पेसिफिक ईयर का बताएं जी कि कितनी अमाउंट जाएगी, ठीक है। हाँ अलबत्ता एक लाइन लिख लें, एट ईच ईयर एंड the balance of government grant shall be recognized as liability और विद इन ब्रैकेट लिख लें बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सॉरी करंट एंड नॉन करंट, बोथ करंट एंड नॉन करंट। जी लिख लिए? Yes sir. सर इसमें हम इसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऊपर वाले केस में हम उसको एक ही अकाउंटिंग पीरियड में सारी अदर इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। पहले वाले में तो बिल्कुल ऐसा ही है, जिस साल में रिसीव हुई है ना उसी साल में सारी अदर इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो सेकंड केस है उसमें चूंकि 4 ईयर का पीरियड है, इसलिए हम उसको जब रिसीव करेंगे तो वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है, वो 4 ईयर के लिए है, तो इसलिए हम डेफर्ड सर इनकम। ऊपर वाले में अगर साल ज्यादा हो तो ऊपर वाले में साल ज्यादा भी हो तो कंडीशन पहले से मीट हो चुकी है, ये फ्यूचर कंडीशन उसमें अटैच नहीं है। अब ये भी देखें ना। अच्छा सर, तो एक्सपेंस तो अगले पीरियड्स में भी होना है, अगले पीरियड्स में यानी डिवाइड होके होगा ना, तो इनकम हम एक में ही रिकॉर्ड कर देंगे वो सारी। देखें गवर्नमेंट ग्रांट की जो कंडीशन है उसको देखें, अगर तो वो फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेटेड है तो फिर तो यकीनी बात है उसको अमोर्टाइज करोगे,
ये ऊपर कहाँ लिखा हुआ है पहले केस में कि फ्यूचर से रिलेट करती है, वो तो पहले से ही आपकी हो चुकी है। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो डेवलपमेंट फेज में आप वर्डिंग देखो, फिर मैं इस लाइन को बोलता हूँ क्वेश्चन में, द पर्पस ऑफ ग्रांट इज टू हेल्प द एंटिटी टू मीट इट्स जनरल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट इन द इनिशियल फेज। ये फ्यूचर से रिलेट करती नहीं। सही। अच्छा जी, अब सी पार्ट देखिएगा। Free technical advice has been provided by the government export promotion department to help an exporter to market his new technology in North America. ये जो wording है, it is not government grant, it is government assistance, ठीक है। और इसके अगेंस्ट आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि इसकी अमाउंट को रिलायबली मेजर किया ही नहीं जा सकता। गवर्नमेंट टेक्निकल सपोर्ट दे रही है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर इस केस में आप लिखिए, पहले तो आप ये चीज़ लिखें, इसको एक्सप्लेन करें कि ये है क्या चीज़। लिखिए फ्री टेक्निकल एडवाइस टू एक्सपोर्टर is government assistance full stop के बाद लिखे as no value assigned या no value can be reasonably ascertained no value can be reasonably or reliably measured। कोई भी वर्ड लिख लो, अब मैंने सेकंड टाइम वर्ड चेंज किया। So it shall not be recognized, so it shall not be recognized। However, a disclosure must be given in the financial statements। However, disclosure must be given in the financial statements। ठीक हो गया जी। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी थ्योरेटिकली डिस्कशन वाली, वो हमने डिस्कस की। अब इसके बाद एक और एग्जांपल आपकी बुक में है, इसी से नेक्स्ट को लिएगा, और ये न्यूमेरिक है, ठीक है। पहले रिक्वायरमेंट देखें। देखिए एक चीज़ याद रखनी एग्जामिनेशन पॉइंट से, मैं सिर्फ इस चैप्टर के हवाले से बात नहीं कर रहा, कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना एग्जामिनेशन में, तो हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा करो। उससे एडवांटेज ये हमें मिलता है कि हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मुझे करना किस तरीके से। मतलब क्वेश्चन एक है, लेकिन अब मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको करना पड़ता है, तो एक आइडिया जनरेट हो जाता है, आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से थिंकिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट ये है, शो हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ KT फॉर द ईयर एंडेड 30th June year 2, ठीक है, 30th June year 2। अब ये एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI जो अभी हमने ये डिस्कस किए हैं, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम SOFP। वो लिखता है वेयर एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ अ चॉइस यू शुड शो ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। ये जो लाइन लिखी है ये बताना चाह रहा है कि आप दोनों मेथड से सॉल्व करोगे। वो लिखता है वेयर एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउज अ चॉइस, यानी जहां पर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये चॉइस देता है कि कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, यू शुड शो ऑल पॉसिबल ऑप्शन, आप वो तमाम पॉसिबल ऑप्शन को शो करोगे, ठीक है। अब ये विदाउट एंट्रीज करना है आपने डिस्क्लोजर का क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं और डिस्कस करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June year 2, KT received 3 grants, the details of which are set out below। एक तो ये याद रखिएगा कि हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो 30th June year 2 है, राइट। इसका मतलब ये 1 जुलाई को स्टार्ट होगा और 30th June को क्लोज होगा।
पहली ग्रांट आपको मिल रही है 1 सितंबर को, a grant of rupees 40,000 from local government. This grant was in respect of training cost of rupees 70,000 which Katie had incurred. अब बताइएगा इस इनकम को, गवर्नमेंट ग्रांट को, क्या मैं डेफर्ड इनकम लिखूंगा या इनकम लिखूंगा? एंड स्टूडेंट इनकम। इनकम। सर इनकम लिखेंगे। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जरा वर्डिंग को गौर से देखो, वो लिखता है ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ 70,000 विच केटी हैड इनकर्ड। वो इनकर हो चुकी है। जो हमने एग्जांपल क्लास में की थी ट्रेनिंग कॉस्ट की, ये वो कॉस्ट है जो फ्यूचर में इनकर होनी थी, इसलिए हमने उसको डेफर्ड इनकम रिकॉग्नाइज किया। लेकिन अगर कोई कंडीशन पहले से फुलफिल हो चुकी है, उसके केस गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, तो उसको डेफर्ड इनकम में नहीं लेके जाते, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। एक तो ये डिसाइड हो गया कि 40,000 की मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगा। नंबर 2, ऑन 1 November, Katie bought a machine for rupees 350,000. A grant of 100,000 was received from central government in respect of this purchase. The machine, which had a residual value of 50,000, is depreciated on a straight line basis over its useful life of 5 years. So tell me कि यहाँ जो इस केस में या इस पैराग्राफ में या इस पॉइंट में जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है 100,000 को, क्या मैं इसको फिलहाल जिस दिन रिसीव होगी, क्या मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगा या डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करूंगा? डेफर्ड। जो डेफर्ड इनकम करेंगे। यस, ओके, हाँ जी। और एसेट के केस जब भी होती है तो वो डेफर होगी, हाँ, अलबत्ता जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हम उसको इनकम बनाते जाएंगे और डेफर्ड इनकम कम होती जाएगी, जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया। नंबर 3, on 1st June, a grant of rupees 100,000 from local government. Grant was in respect of relocation cost that Kachi had incurred moving part of its business from outside the local area. Grant is repayable in full unless Katie recruits 10 employees locally by the end of year 2. Katie is finding it difficult to recruit as the local skill base does not match the needs of this part of the business. देखो यहाँ पर 100,000 की जो है आपको ग्रांट मिली है, और ग्रांट जो है वो चूंकि वो मूव कर रहे हैं एरिया को, तो न्यू एरिया में जो आ रहे हैं वहां पर 10 एम्प्लॉइज आपको रखने पड़ेंगे, अदरवाइज ये सारी की सारी ग्रांट आपको रिफंड करनी पड़ेगी। आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल के एंड पर उसने ये देखा कि इट इज डिफिकल्ट टू रिक्रूट 10 एम्प्लॉइज। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या इस ग्रांट को मैं इनकम या डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूं? रिफंड नहीं होगा जी, ये रिफंड अभी हो नहीं रही, अभी तो टाइम है हमारे पास ईयर 2 में, क्योंकि वो तो किसी वक्त भी रिफंड हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हमें ईयर एंड पे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद हम ये कंडीशन को फुलफिल ना कर सकें और शायद हमें ये ग्रांट वापस करनी पड़े। तो जिस दिन, क्योंकि देखो हम तो जिस दिन ग्रांट मिलेगी उस दिन तो हम वापस नहीं ना कर रहे हैं, उस दिन की एंट्री तो अलग होगी। सवाल ये है कि जिस दिन ग्रांट मिल रही है क्या मैं उसको इनकम रिकॉर्ड करूं या डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करूं? पहला सवाल तो ये डेफर्ड इनकम सर। डेफर्ड इनकम, क्योंकि ये डेफर्ड। उस जिस डेट को मिल रही है उससे फ्यूचर से रिलेट कर रही है। अब ईयर एंड पे दूसरा सवाल ये होता है कि ईयर एंड पे क्या मुझे इसको अमोर्टाइज करना है या नहीं करना? अब देखें बड़ा क्लियर लिख रहा है कि कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, यानी ऐसा लग रहा है कि कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो मैं इसको अमोर्टाइज नहीं करूंगा, ये डेफर्ड इनकम ही रहेगी, क्योंकि ये अगले साल वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन है सारी केस की, और इसको आपने सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। तो चूंकि टाइम सिर्फ 8 मिनट है मेरे पास, तो अभी अटेंडेंस भी मार्क करनी है, तो आपने ये जरा घर से खुद करना है, पहले ट्राई करनी है और हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो कल इंशाल्लाह बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड मैंने शुरू करना है और कोई छुट्टी ना करे, और इस स्टैंडर्ड के बाद फिर मैंने टेस्ट भी लेना है IS 23, बहुत इंपॉर्टेंट है और जरा लेंथी है कैलकुलेशन में। सर इसके